और सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ गया, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है। तो गाइज आप लोग इमेजिन करो, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम। अब इस सेंट्रल मेटल एटम के पास में 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, लिगेंड 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 लिगेंड। अब ये लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम को कहां कहां से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आई मीन उस पर कहां कहां से अटैक कर रहे हैं। देखो, जिसमें 2 लिगेंड X और X के सामने वाला -X, यहां पर ये मत समझना कि प्लस और माइनस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इनको डिस्टिंग्विश करने का तरीका है कि अगर एक ऊपर और नीचे, ये पूरा X एक्सिस है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ पूरा X एक्सिस है। अब एक लिगेंड यहां से आ रहा है और एक लिगेंड यहां से आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, अगर आप यहां से आ रहे हो तो मैंने इसको नाम दे दिया कि आप X एक्सिस पर आ रहे हो लेकिन +X पे आ रहे हो। यहां से आ रहे हो तो मैंने इसको नाम दे दिया -X से आ रहे हो, बस, और कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो 2 X से आ गए, अगर ये Y से आया है तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट -Y से आया है, और अगर ये Z से आया है तो ये इसके अपोजिट -Z से आया है। तो इस प्रकार आपके 6 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो आपके जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें 6 लिगेंड्स आपके सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड कर लेते हैं। और किस प्रकार सराउंड करते हैं, 2 लिगेंड X एक्सिस पर, 2 लिगेंड Y एक्सिस पर और 2 लिगेंड Z एक्सिस पर। ऐसे टोटल 6 लिगेंड्स आपको इन 6 एक्सिस पर आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ इस डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह है आपका भी नॉर्मल मेटल का d ऑर्बिटल, दिस इज द नॉर्मल मेटल d ऑर्बिटल। अभी आप देख सकते हैं कि एनर्जी स्केल पर अभी इसकी एनर्जी थोड़ी कम है। जैसे ही लिगेंड्स ने आपके d ऑर्बिटल्स को अप्रोच किया, जैसे ये लिगेंड्स आपके d ऑर्बिटल के नजदीक आए, आपके सेंट्रल मेटल एटम के नजदीक आए, आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद तुरंत एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड इंक्रीजेस। आपके d ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो गई। नाउ यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि आपके d ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। क्या ये बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप एक बात खुद समझने की कोशिश करो कि ये जितने भी लिगेंड्स यहां पर आ रहे हैं, आप देखो ये प्रॉपरली एक्सिस पर ही अटैक कर रहे हैं। दे आर अटैकिंग ऑन द सेंट्रल मेटल एटम एक्सिस वाइज। एक ऑर्बिटल, एक लिगेंड आया एक्स एक्सिस पर खड़ा हो गया, दूसरा लिगेंड आया अपोजिट वाले एक्स एक्सिस पर खड़ा हो गया, एक लिगेंड आया y एक्सिस पर खड़ा हो गया, दूसरा लिगेंड आया वो भी y एक्सिस पर उसके सामने खड़ा हो गया, एक लिगेंड आया z एक्सिस पर खड़ा हो गया, तो दूसरा लिगेंड आया वो भी z एक्सिस पर खड़ा हो गया। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, लिगेंड्स एक्सिस वाइज अटैक कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस एक्सिस पर है। इस वजह से आप खुद ऑब्जर्व करो कि जो आपके d ऑर्बिटल में से जो 5 ऑर्बिटल हैं, उन 5 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि आपके जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, आपके जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं Eg, उनकी एनर्जी बढ़ गई, उन एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई, यानी आपके dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स आर मोर ओरिएंटेड। आप यहां पर इसको मेंशन करेंगे दैट आवर लिगेंड्स आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्सिस, और एक्सिस पर ज्यादा ओरिएंटेड होने की वजह से इन 5 d ऑर्बिटल में से वो 2 d ऑर्बिटल जो एक्सिस पर ही मौजूद हैं, उनकी एनर्जी बढ़ गई, और वो 3 ऑर्बिटल dxy, dyz और dzx जो नॉन एक्सियल हैं, उनकी एनर्जी कम हो गई। आप देखो आपके dxy, dyz
और dZx, इनकी एनर्जी कम हो गई। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? डेल्टा जीरो या डेल्टा ओ, वेयर ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा के बाद में जो ओ आया है ना, ये ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, एंड डेल्टा का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, ये देखो कि अगर आपके Eg और T2G के स्प्लिट होने के बाद में इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम लोग सिर्फ डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा ओ का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स में मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर होती है इतनी बात आप लोगों को? ग्रेट। तो ये हो गया डेल्टा नॉट। अब आप एक बात सीधी सी ऑब्जर्व करो, यहां पर आपके पास में ऑर्बिटल्स कितने? आप बोलोगे सर मेरे पास में यहां पर टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स में से टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनके मुकाबले हमारे Eg ऑर्बिटल यानी हमारे एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी? मतलब हमारे पास में टोटल 5 ऑर्बिटल है, उन 5 ऑर्बिटल में से हमारे जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं यानी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, उनकी एनर्जी बढ़ गई। कितने ऑर्बिटल्स के मुकाबले? सर 3 ऑर्बिटल्स के मुकाबले, dxy, dyz और dzx। मतलब 5 में से 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी कम रह गई। किसके मुकाबले? ये 2 ऑर्बिटल्स के मुकाबले, यानी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो गई। तो अभी इनके नीचे कितने ऑर्बिटल्स रह गए? 3 ऑर्बिटल, यानी इन 2 की अगर एनर्जी बढ़ गई तो 3 ऐसे ऑर्बिटल रह गए ना मेरे प्यारे बच्चों जिनकी एनर्जी कम हो गई। इसीलिए यहां पर आप लोग इनकी एनर्जी को लिखेंगे प्लस 3/5 डेल्टा नॉट। वेल जो आपने डिनोमिनेटर में 5 लिखा है, दिस 5 स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एंड ये जो ऊपर आप लोगों ने 3 लिखा है, दिस 3 स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इनसे कम है, जिनकी एनर्जी इन 2 ऑर्बिटल से कम है। तो Eg ऑर्बिटल, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz ऑर्बिटल्स के मुकाबले कितने ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? 3 ऑर्बिटल की, 1, 2 और 3। तो 3/5 डेल्टा नॉट। अगर आप 3/5 डेल्टा नॉट को और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 3 को 0.6 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो ये जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट। ये इतने से इसकी एनर्जी बढ़ी है, इतने से इसकी एनर्जी बढ़ी है। वहीं पर अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आपके ऑर्बिटल्स dxy, dyz और dzx की एनर्जी कम हो गई। इनकी एनर्जी कितने ऑर्बिटल्स के मुकाबले कम हुई? 2 ऑर्बिटल्स के मुकाबले, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इन 2 ऑर्बिटल्स के मुकाबले इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई। तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस क्योंकि एनर्जी कम हो गई, यहां लिखा था प्लस क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। ये आपकी एवरेज एनर्जी थी, तो एवरेज एनर्जी के मुकाबले इनकी एनर्जी बढ़ गई इसलिए प्लस, और इनकी एनर्जी कम हो गई इसलिए माइनस 2/5 डेल्टा नॉट, माइनस 2/5 डेल्टा नॉट। तो जब हम इस माइनस 2/5 डेल्टा नॉट को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी इतने से इनकी एनर्जी कम हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? और इस प्रकार आपके ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स एक्सियली ज्यादा अटैक करते हैं, एक्सिस पर ज्यादा अटैक करते हैं, इसलिए Eg की एनर्जी ज्यादा होगी और T2G की एनर्जी कम होगी। Eg की एनर्जी प्लस 0.6 डेल्टा नॉट से बढ़ेगी और T2G की एनर्जी माइनस 0.4 डेल्टा नॉट से कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला समझो। अगर आप लोगों से कोई बोलता है कि भैया मुझे डेल्टा नॉट की वैल्यू निकाल के बताइए, मुझे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल कर बताइए, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट माइनस 0.4 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई बाय एन। सर इसका मतलब क्या है? माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, इतने से तुम्हारे एनर्जी कम हो रही है, किसकी? T2G की, मल्टीप्लाई बाय आपके T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका आपने मल्टीप्लीकेशन दे दिया, प्लस
ब्रैकेट में फिर मैंने लिखा प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। अब आप लोग सब जानते हैं 0.6 डेल्टा नॉट मतलब कि इतने से आपके ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी, मल्टीप्लाई बाय आपके ईजी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। जब आप ये रखेंगे तो आपको वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी भी आपके मन में डाउट होगा कि सर डेल्टा नॉट की वैल्यू कहां से लाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डेल्टा नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 10 DQ, वेयर प्यारे बच्चों DQ इज द यूनिट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आपको क्या करना है, 10 को इस फॉर्मूले में हर जगह मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आपका 10 मल्टीप्लाई होगा 0.4 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, और जब आपका 10 मल्टीप्लाई होगा 0.6 में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। और यहां से आपके डेल्टा नॉट हट जाएंगे, क्योंकि 10 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 DQ। तो यहां पर मैंने सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और DQ मेरी यूनिट हो गई। तो अब अगर मुझे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी तो बस मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मेरे T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको -4 से मल्टीप्लाई कर देना है। EG ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसे +6 से मल्टीप्लाई कर देना है। मुझे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या यह बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या यह बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ग्रेट। अब गाइस यहां पर एक बात ध्यान रखिए, यहां पर अब आपके सामने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखो इमेजिन करो आपके पास में जो लिगेंड है वो कमजोर लिगेंड है, आपके पास में जो लिगेंड है वो कमजोर लिगेंड है। तो गाइस कमजोर लिगेंड के केस में क्या होगा कि आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू लेस हो जाएगी एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। सर व्हाट डू यू मीन बाय पेयरिंग एनर्जी? देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ में अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन रख के उसकी पेयरिंग कर दूं तो इस पेयरिंग को करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द पेयरिंग इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। क्या यह बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या मेरे प्यारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई? ग्रेट। तो गाइस अगर इमेजिन करो कि आपके पास में एक ऐसा लिगेंड है जो एकदम कमजोर टाइप का है, एकदम वीक टाइप का है, तो उस वाले केस में क्या होगा, आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। यानी इसका मतलब क्या है कि आपके ये जो d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 एंड 5, इनकी स्प्लिटिंग तो हो गई, लेकिन इनकी स्प्लिटिंग में Eg और T2G में जो एनर्जी डिफरेंस आया है वो ज्यादा नहीं है। ये जो डेल्टा नॉट इट इज वेरी लेस वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। मतलब यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है। मुझे इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो पेयरिंग एनर्जी, मुझे इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो पेयरिंग एनर्जी बहुत 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 ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू डेल्टा नॉट। मतलब इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा नॉट वो कम है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मुझे उनको पेयर करने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपके लिए पेयरिंग करना मुश्किल है? मतलब मैंने मान लो T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा। अब मैंने सोचा कि मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन रखना है। मतलब मान लो मेरे मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है, मतलब D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले T2G के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए, है ना। अब मैंने सोचा मेरे को चौथा इलेक्ट्रॉन रखना है। अब मेरे पास में दो ऑप्शंस है, चौथा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए मेरे पास में दो ऑप्शंस है। या तो मैं इलेक्ट्रॉन यहां रख दूं तो मेरे T2G ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो रहा है? T2G और EG,
या तो मैं चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पटक दूं तो मेरा T2G की पेयरिंग हो जाएगी, या तो मैं मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पटक दूं। अब यहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे दोनों चीज करने में एनर्जी लग रही है। मतलब अगर मैं मेरे चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां रखूं तो मुझे इतनी एनर्जी लगेगी, मुझे इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, तब वो यहां से यहां बैठेगा। या तो दूसरा ऑप्शन में क्या कर सकता हूं, दूसरा ऑप्शन में यहां पर क्या कर सकता हूं कि मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दूं, तो यह करने के लिए मुझे पेयरिंग एनर्जी लगेगी। तो यहां पर मैं क्या देखता हूं कि डेल्टा नॉट की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। मतलब मुझे ये पेयर करने में, इस चीज की पेयरिंग करने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए मैं क्या सोचूंगा कि भाई ज्यादा एनर्जी देने से अच्छा है वो काम करो जो कम एनर्जी में हो जाएगा, और कम एनर्जी में काम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उछल के यहां बैठ जाएगा। तो इस वाले केस में कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्या दिखने लगा, T2G3 और EG1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब कभी भी आपकी पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, तो ऐसे मेटल जिनमें d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसके d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो तो डेफिनेटली T2G में बैठेगा। सर T2G में क्यों बैठ रहा है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक्सिस पर अटैक कर रहे हैं, और एक्सिस पर अटैक करने की वजह से एक्सियल ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, नॉन एक्सियल की कम हो गई। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, आप इलेक्ट्रॉन पहले उन ऑर्बिटल में भरना चालू करोगे जिनकी एनर्जी कम है। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा। प्रॉब्लम चालू होती है चौथे इलेक्ट्रॉन से कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, 1 यहां रख दिया, 1 यहां रख दिया। अब चौथे इलेक्ट्रॉन को मैं EG में रखूं या T2G में पेयरिंग करूं, वो डिसाइड करेगा तुम्हारा लिगेंड। अगर तुम्हारा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड आपके T2G और EG को ज्यादा दूर नहीं कर पाता, उनके बीच में ज्यादा गैप क्रिएट नहीं कर पाता। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कम है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रॉन T2G से उछल के EG में जाकर बैठ जाएगा। वो सोचेगा ना कि यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इस रूम का किराया है 5,000 रुपए और इस रूम का किराया है 5,650 रुपए। अब यह इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि या तो मैं 5,000 रुपए देकर इस बंदे के साथ शेयरिंग करूं, इस रूम में इस बंदे के साथ में 5,000 रुपए देकर शेयरिंग करूं, पानी वही मिलना है, चाय वही मिलनी है, टीवी वही देखना है। उल्टा मेरे को टीवी पर अगर तारक मेहता देखना होगा तो सामने वाला हो सकता है कि साथ निभाना सादिया कोकिला बेन दिखा दे मेरे को, धूमता ना 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 तेरा ना, तो परेशान हो जाऊंगा मैं। तो मान लो मुझे जोर से पॉटी आ रही है और ये साथ वाला बोले नहीं आज तो मैं ही पॉटी करूंगा, तो साथ बैठ के जैसे ट्विंस बच्चे पॉटी करते हैं, इधर का मुंह करके इधर का मुंह करके, ऐसा पॉटी करना पड़े, मुश्किल है, साथ में नहाना भी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई परेशानी भी और पैसा भी है। और ये देख रहा है कि अगर मैं ये वाला रूम ले लूं जिसका किराया 5,650 रुपए, तो बस 650 रुपए ज्यादा देने थोड़े से और ऐश पूरी। तो ये क्या बोलेगा, बोलेगा चलो चलते, चलो अकेले रहते। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि भैया पेयरिंग करना हमारे लिए महंगा है। मतलब इस ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन के साथ रहना हमारे लिए बहुत महंगा है। उसकी बजाय तो हमें काम क्यों ना करें, उसकी बजाय तो हमें काम क्यों ना करें कि हम यहां रह लें। तो इसीलिए आप लोगों को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन T2G3 और EG देखने को मिलेगा, और यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छा खासा पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो क्या करेंगे। तो भाई साहब अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो अब मैं क्या बोलूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग नाम से समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G को तो नीचे पटक देगा और EG की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई कर देगा, इतनी ज्यादा हाई कर देगा कि वो तुम्हारी अप्रोच के बाहर हो जाएगा। मतलब अब तुमने यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन यहां तो रख दिए, अब चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां रखने के लिए, जैसे मान लो इस रूम का किराया 5,000 रुपए, इस रूम का किराया वो सीधे 25,000 रुपए कर देगा, 5 गुना बढ़ा देगा, ले 25,000 रुपए दे और रे ऐश कर। तो फिर आप क्या सोचोगे, अरे बाप रे 5,000 रुपए दो और इसके साथ बैठो रूम में,
कम से कम कोई बात करने वाला तो होगा, फिर अपनी मेंटेलिटी बदल जाएगी। अरे मान लो कभी रात में तबियत खराब हो गई तो ये हेल्प तो कर देगा, मान लो कभी रात में सूसू आने में डर लगा, कोई भूत वूत दिख गया तो कम से कम ये साथ में रहेगा, डर तो नहीं लगेगा। यहाँ अकेले फंस गया तो क्या होगा, मेंटेलिटी चेंज। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि यार यहाँ पर तो डेल्टा नॉट यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। मतलब अब पेयरिंग करना सस्ता है और यहां से यहां जाना महंगा है, तो अब क्या करोगे, आप बोलोगे भाई साहब पेयरिंग करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर यही हो रहा है, यहां पर अब आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आपके जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अब यहां वहां ना जाते हुए सीधे यहां आकर पेयरिंग करेगा और अब कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा T2G4Eg0, T2G4Eg0। तो ये बन जाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। खैर पैरामैग्नेटिज्म में यहां पर भी देखने को आपको मिल रहा है, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा देखने को मिल रहा था क्योंकि यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें समझ में आया कि लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बन पाता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हमें एक सीरीज मिली जिसका नाम था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? गाइस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो आपके लिगेंड्स होते हैं, बेसिकली लिगेंड्स आर अरेंज्ड, प्यारे प्यारे गुलजारी लालो समझ रहे हो ना, लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑफ देयर स्ट्रेंथ। मतलब जो लिगेंड डी ऑर्बिटल को T2G और Eg में बहुत ज्यादा स्प्लिट कर दे, उन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बड़ा कर दे, वो स्ट्रॉन्ग, और जो उनके बीच में गैप क्रिएट करे लेकिन ज्यादा बड़ा गैप ना क्रिएट करे वो वीक। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड हम अरेंज करते हैं इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जिन जिन के अंदर कार्बन एटम डोनर लिगेंड पाया गया, जिन जिन लिगेंड के अंदर कार्बन एटम डोनर पाया गया वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकले। जैसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के बाद साइनो, साइनो के बाद इथाइलिन डायमाइन CHNH2, CHNH2। फिर आप देखो कार्बन के बाद में नाइट्रोजन एटम का थोड़ा ज्यादा बोलबाला रहा, जैसे तुम्हारे EN के अंदर CH2 NH2 CH2 NH2, इसमें नाइट्रोजन डोनर है। अमोनिया में भी नाइट्रोजन डोनर है। इनफैक्ट आपके EDTA के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर है, तो नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन पावरफुल देखा गया। जैसे EDTA के अंदर आपका 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन डोनर होते हैं, तो नाइट्रोजन कम है ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए EN और NH3 के मुकाबले EDTA थोड़ा वीक है। लेकिन आप देखो ऑलमोस्ट NH3 और EDTA बराबर है, NCS H2O ये सब ऑलमोस्ट बराबर है। फिर तुम्हारा आ गया C2O4 डाई नेगेटिव, OH नेगेटिव, फिर आखिरी में आ गया तुम्हारे हेलोजन यानी F नेगेटिव। फिर उसके बाद में सल्फर, क्लोरीन, HCN, BRI, ये तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ गए। ये यहां से तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ गए। तो आप लोगों को ये पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने अकॉर्डिंग एक बार ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, एक बार अपने अकॉर्डिंग आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बार जरा इसको ऑब्जर्व कर लो, इसको प्रॉपर तरीके से लिख लो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछ लो। अनअकैडमी से आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। यहां पर अनअकैडमी पर एक आस्क का डाउट फीचर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है। अनअकैडमी ऐप पर जाना है, आपको जो भी डाउट है उसको क्लिक करना है, यानी फोटो क्लिक करना है। फोटो को आप लोग क्रॉप कर सकते हैं एंड क्रॉप करने के बाद सबमिट करना है। सो गाइस व्हाटसोएवर आपका डाउट होगा अनअकैडमी पर एक्सपर्ट्स उसको सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों को उसका इंस्टेंटली जवाब मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों? 100% क्लियर है। चलो तो इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझने का हम लोग स्प्लिटिंग देखते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ गाइस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका जो मेटल होता है उसमें एक लिगेंड इस एक्सिस पर आता है, एक लिगेंड इस एक्सिस पर आता है, देन एक लिगेंड ऐसा आता है जो आपको बाहर से अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देता है, ये इस तरीके से, और एक लिगेंड आपको ऐसा दिखाई देता है जो
अंदर से बाहर की ओर जाए। मतलब यहां पर टेट्राहेड्रल के अंदर आपके लिगेंड्स प्रॉपरली एक्सिस वाइज नहीं आ रहे। यानी इमेजिन करो एक्सिस क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो एक लिगेंड यहां आए, एक लिगेंड यहां आए। ये अगर एक्स पर आ रहा है तो ये एक्स माइनस पर आए। फिर एक लिगेंड अगर यहां पर आ रहा है तो एक लिगेंड बिल्कुल यहां आए। मतलब अगर ये वाई पर आ रहा है तो ये वाई नेगेटिव एक्सिस पर आए, तो मैं इसको एक्सियल मानता, तो मैं मानता कि बिल्कुल एक्सिस पर आकर अटैक कर रहा है। लेकिन आप खुद देख रहे हो टेट्राहेड्रल में एक्सिस पर आकर प्रॉपरली अटैक नहीं कर पा रहा है। इट इज नॉट प्रॉपरली अटैकिंग ऑन द एक्सिस। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, तो अब यहां पर आप खुद में इतनी समझ है कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है कि अगर आप यहां पर एनर्जी वाइज ऑब्जर्व करो, अगर आप यहां पर एनर्जी वाइज ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले आपके डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। फिर धीरे से जब लिगेंड्स ने आपके सेंट्रल मेटल एटम पर अटैक करा तो लिगेंड्स की वजह से एनर्जी बढ़ गई, आपके डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है। मतलब लिगेंड्स आपके ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा रहे और इस पॉइंट पर ले आए। यानी अब इस पॉइंट के बाद में जरा सी और एनर्जी प्रोवाइड करी कि ये फट जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर आपके लिगेंड्स आर attracted more towards non-axial positions, आप लोग देखोगे कि आपके यहां पर T2G की एनर्जी ज्यादा है। T2G जो आपका नॉन एक्सियल है उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू EG जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो यहां पर क्या हो रहा है, T2G की एनर्जी बढ़ गई और EG की एनर्जी कम हो गई क्योंकि आपके ऑर्बिटल्स नॉन एक्सियल पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर मैंने T2G और EG के एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा T से लिखा है। यहां पर डेल्टा T का मतलब अगेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ही है, बट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बट इट इज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा? ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल रहेगा। अब यहां पर हम इनका एनर्जी गैप देखते हैं। देखो ये तो तुम्हारी एवरेज एनर्जी हो गई, जो तुम्हारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी थी ये तो वो हो गई। अब इससे आपके T2G की एनर्जी कितनी बढ़ी? मैं कहूंगा +2/5 डेल्टा T से बढ़ी। कितनी बढ़ी? +2/5 डेल्टा T, मतलब +0.4 डेल्टा T। सर ऐसा कैसे आया? भाई मुझे बताओ कितने ऑर्बिटल थे शुरुआत में? सर 5 ऑर्बिटल थे। 5 ऑर्बिटल के मुकाबले 5 ऑर्बिटल में से T2G के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उन तीनों की एनर्जी बढ़ी, लेकिन कितने ऑर्बिटल्स के मुकाबले बढ़ी? इन 2 ऑर्बिटल्स के मुकाबले इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल थे 5, 5 में से 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम रह गई और इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई, तो 2। तो ये जो ऊपर जो हम न्यूमरेटर में 2 लिखते हैं, इस 2 का मतलब होता है कितने ऑर्बिटल्स के मुकाबले इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी। यानी T2G ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स थे, तो इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी 5 ऑर्बिटल्स में से कितने ऑर्बिटल्स के मुकाबले बढ़ी? तो भाई 5 में से 3 ऑर्बिटल की बढ़ गई तो 2 बचे, तो 2/5 यानी 0.4। सिमिलरली EG की एनर्जी कितने से कम हो गई? ऑब्वियसली -3/5 डेल्टा T से कम होगी। सर यहां पर 3 क्यों आया? क्योंकि 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इनसे ज्यादा है, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इनसे ज्यादा है 5 में से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.6 डेल्टा T। अब यहां पर अगेन आप लोग सब जानते हैं दैट डेल्टा T इज इक्वल टू 10 DQ, और DQ आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की यूनिट है। तो जब मैं यहां पर आपके डेल्टा T को 10 DQ से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा -6 DQ, और ये हो जाएगा आपका +4 DQ। तो यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? +4 मल्टीप्लाई बाय n T2G, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G एंड प्लस -6 NEG, मतलब अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG मल्टीप्लाई बाय DQ। इससे आप लोग फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर पेयरिंग एनर्जी
की वैल्यू ज्यादा रही डेल्टा टी के मुकाबले, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक एक भरने के बाद यहां चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Eg2T1 हो जाएगा। और अगर आपके डेल्टा टी की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, तो फिर Eg में पेयरिंग हो जाएगी और T2G खाली रह जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और गाइस कलर्स की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं दे आर बेसिकली कलर्ड। तो ये कलर्ड क्यों होते हैं, वाई दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर? तो गाइस उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इमेजिन करो तुम्हारे एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है। क्या है? D1 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G1 और Eg हो जाएगा इसका 0। मतलब अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार दिख रहा है। मतलब अभी आपको ऐसा दिख रहा है कि इसके जो T2G ऑर्बिटल है dx dy dz, उसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इसका जो Eg वाला ऑर्बिटल है वो अभी खाली है। अब क्या होता है गाइस, एज यूजुअल आप लोग सब जानते हैं कि जब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, सो अपॉन अब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जब आप लोग सराउंडिंग से एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक्साइट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर T2G से उछलकर Eg में जाकर बैठ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन T2G से एक्साइट होकर Eg में बैठ जाएगा। अब आप लोगों को देखना, यहां पर T2G हो जाएगा खाली और आपका Eg हो जाएगा भरा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड इट इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा? डी ट्रांजिशन। क्या ये चीज समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और इस ट्रांजिशन की वजह से आपके सेंट्रल मेटल एटम ने जो एनर्जी अब्सॉर्ब करी है वो एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी रेंज की है? जैसे मान लो वो है वॉयलेट रेंज की। ठीक है, तो वो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो एमिट करेगा। तो यहां पर एक बात और ऑब्जर्व करेंगे, दैट द अब्सॉर्ब्ड लाइट एनर्जी will be emitted later by complex but of कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और इस प्रकार आपको यहां पर कलर दिखाई देंगे। क्या ये चीज क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों? अच्छा, एक बात बता दूं, अगर लिगेंड है ही नहीं, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स क्या होगा? अबे लिगेंड नहीं होंगे तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कहां से करेगा? मैंने क्या सिखाया था, सेंट्रल मेटल एटम में जब लिगेंड आएंगे तो लिगेंड दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग या वीक। दोनों ही टाइप के लिगेंड डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करेंगे तभी तो T2G और Eg अलग अलग होगा, तभी तो इनमें इलेक्ट्रॉन उछल कूद करेंगे, T2G से Eg में, Eg से T2G में जाएंगे। तो अगर लिगेंड ही नहीं है, सो देयर विल बी नो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और अगर डी ऑर्बिटल का यहां पर कोई स्प्लिटिंग नहीं है, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, आपका कॉम्प्लेक्स विल रिमेन कलरलेस। क्या रहेगा? कलरलेस रह जाएगा। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, CuSO4
which is also known as anhydrous copper sulfate is basically white in color. ये white कलर का होता है, कलरलेस होता है, लेकिन as soon as कॉपर के साथ में 1 2 3 4 5 और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स जब जुड़ जाते हैं, नहीं 6 नहीं 5, जब 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है CuSO4.5H2O विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू वाइट्रॉल. ब्लू वाइट्रॉल क्योंकि इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू. अब इसका कलर ब्लू क्यों हो गया? क्योंकि लिगेंड्स आ गए. तो CuSO4.5H2O और CuSO4 में किसका डिफरेंस है? ये 5 लिगेंड का. तो इसमें कलर आने लग गया. कलर क्यों आने लग गया? क्योंकि कॉपर का जो डी ऑर्बिटल होगा, कॉपर का जो डी ऑर्बिटल होगा उसकी स्प्लिटिंग हो गई T2G और EG में. यहां पर स्प्लिटिंग नहीं हुई थी. क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? नाउ एक चीज जो मैं आप लोगों से हाईली रेकमेंड करूंगा, NCERT में कलर का एक टेबल दे रखा है. वो टेबल मैंने यहां पर नहीं बनाया है जानबूझ के, ताकि आप लोग एक बार उस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो और उस टेबल के कलर्स को देख लो. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टेबल आपको क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा एक बात और बता दूं, जितने लिगेंड्स लेकर आओगे उतना कलर बदलेगा. अच्छा एक चीज आपकी मैं और हेल्प कर देता हूं, वैसे तो मैं बता चुका हूं पर मैं एक बार और बता देता हूं, बार बार बताने में कोई बुराई नहीं है. एक छोटी सी बात बता देता हूं, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालने का मैं तरीका बता देता हूं. आई विल हेल्प यू टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर का तरीका. देखो, वॉयलेट, इंडिगो छोड़ दो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपका विबग्योर हो गया. नाउ अगर आपका कलर जो आपने अब्सॉर्ब किया है अगर वो वॉयलेट की रेंज का है तो आप येलो कलर एमिट करेंगे. अगर येलो कलर का अब्सॉर्ब किया है तो आप वॉयलेट कलर एमिट करेंगे. अगर आपने ब्लू कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो ऑरेंज कलर की लाइट छोड़ेंगे, ऑरेंज कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो ब्लू कलर की लाइट छोड़ेंगे, रेड कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो ग्रीन कलर निकलेगा, ग्रीन कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो रेड कलर निकलेगा. ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का चार्ट होता है. ठीक है, और ये सारे कलर इन्हीं के बीच में घूमते रहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो गाइस सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ गया वो क्या आ गया कि तुमने लिगेंड को क्या माना? सर पॉइंट चार्ज. अगर एनायनिक लिगेंड है तो क्या माना? सर नेगेटिव चार्ज. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज माना गया है. अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पास में अगर कोई एन आयोनिक लिगेंड आ जाए तो डेफिनेटली वो नेगेटिव चार्ज होगा. तो इस मेटल और इस एन आयोनिक लिगेंड के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रांग अट्रैक्शन. इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा जोरदार होना चाहिए. और इस हिसाब से तुम्हारे जो एन आयोनिक लिगेंड्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए. लेकिन अभी अभी हम लोगों ने हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और इन सब के बेसिस पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या पाया कि तुम्हारा फ्लोरीन, OH, C2O4, EDTA, NCS, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एससीएन, ये सब तो पीछे की तरफ है, वीक में. स्ट्रांग में कौन कौन है? स्ट्रांग में तुम्हारा अमोनिया है, EN है और कार्बोनाइल CO, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा कि अगर आप लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हो तो जो तुम्हारे एनायोनिक लिगेंड है इनका स्प्लिटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए था मेटल पर. लेकिन जो तुम्हारे एनायोनिक लिगेंड है दे आर फाउंड एट द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. मतलब यहां पर सिर्फ लिगेंड के ऊपर चार्ज होना ही काफी नहीं है, चार्ज के अलावा भी मेरे ख्याल से कुछ और चीजें हैं जो काम कर रही है जो यहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में छूट गई. दूसरा, एक कोवेलेंट कैरेक्टर आपके सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कैसे आता है?
क्यों आता है ये नहीं बता पाया, तो वो हमने वैलेंस बॉन्ड से पढ़ लिया। सो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी अपनी जगह सही है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी अपनी जगह सही है, दोनों को मिक्स करके आपको चीजों के आंसर करने तो ही आपके जवाब आएंगे। तो गाइस विद दिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज डन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये जो लेक्चर्स मैंने डिलीवर करे अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम यहां पर हमारा कोर्स चैप्टर खत्म करते हैं। अब आपके जो टर्म 2 की एग्जाम उसके लिए 11 मार्च से स्टार्ट होने वाला है हमारा क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मैं सातों चैप्टर वापस से कराऊंगा एंड क्लास 10th का भी लेकर आऊंगा। अब गाइस क्रैश कोर्स में मुलाकात होगी आपका अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस वाला चैप्टर मैं क्रैश कोर्स में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। क्रैश कोर्स को जितना प्रमोट कर सकते हो अपने दोस्तों में जरूर करना, इतनी ही आपकी तरफ से मदद चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।